सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिकल। स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड लेक्चर अपना फार्माकोलॉजी का। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह आप जरूर से देख लें। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन और हम अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं हम क्या सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन मीन्स, हमारा जो ड्रग है, जो हमको दवा मिल रहा है, उसका क्या क्या सोर्स है। आपको पता कैसे चलता है कि हाँ ये ड्रग है, इसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है, कितना पार्टिकल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स मिलाकर किस तरह से बना है, ठीक है, और कितना डोज हमको चाहिए। ये सब जो है एक कहीं ना कहीं एक बुक में मेंशन रहता है, जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है। अब कौन कौन से कहां से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है, आइए जानते हैं। तो पहला हमारा फार्माकोपिया, जो बहुत ही बेसिक बुक है, जिसमें ड्रग का पूरा इंफॉर्मेशन क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है। फार्माकोपिया किसका किसका, हर एक देश का आप सभी जानते हैं कि अपना अलग अलग होता है। जैसे आईपी की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आईपी होता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, वहीं पे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी होता है, बीपी होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना फार्माकोपिया जो है अपने अपने देश खुद बनाते हैं। अब बात आती है कि अब एक जगह जब फार्माकोपिया बन सकता था, तब सब देश अपना अपना फार्माकोपिया बनाने की क्या जरूरत था। तो बात यहाँ पे ये है कि देखिए, हर एक देश का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होता है। क्लियर है। आप यहाँ पे देखो, आप इसका अगर आप इंडिया में हो तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, आपको हर एक ऋतु, आपको जो है हर एक सीजन आपको मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर अमेरिका में चले जाओ या फिर कहीं और जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ही ठंडी है, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको, ठीक है, गोरेल होते हैं, कहीं के लोग बहुत ज्यादा काला होते हैं, तो उनमें जो है अलग अलग टाइप के ड्रग हमको देना पड़ता है ना। तो पहला हमारा फार्माकोपिया जो सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन है, जो डील करता है किसका, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। कहना ये चाहता है कि फार्माकोपिया जो है ये क्या बताता है, हमारा किसी भी ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और जो है हमारा जो ड्रग है उसको, किसी जैसे मेरा कोई नया ड्रग था, ठीक है, पहले से स्टैंडर्ड मान लिया, अभी इसको स्टैंडर्ड मान के हम कोई नया ड्रग अपना जो डिस्कवरी कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, प्योर है कि नहीं। ये किससे कंपेयर करेंगे, अपने स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करेंगे कि ये ड्रग जो हम मेरा लाए हैं, हम जो अपना नया मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ये प्योर है कि नहीं। तो किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोपिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। अब सेकेंड आता है हमारा नेशनल फॉर्मुलरीज। नेशनल फॉर्मुलरीज क्या होता है, ये डील करता है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड इज यूजुअल ड्रग रेफरेंस इन हॉस्पिटल। नेशनल फॉर्मुलरीज का जनरली यूज हम लोग हॉस्पिटल्स में करते हैं। हॉस्पिटल में कौन कौन कर सकते हैं, जनरली जो नर्सेस होते हैं या फिर जो फिजिशियन होते हैं, ड्रगिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, वो लोग करते हैं। ये क्या बताता है हमको, ये बताता है हमारा दवा कौन सा देना है, कौन से रूट से देना है। क्लियर है। और कितना टाइम तक देना है, कहते हैं ना दिन में एक बार लेना है, दिन में 2 टाइम लेना है, तो ये कितना टाइम लेना है ये मेरे को बताता है। फिर आता है मार्टिनडेल। मार्टिनडेल एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभी कंट्री के द्वारा एडॉप्टेड है, सभी कंट्री के द्वारा क्या कहते हैं, इसको जाना जाता है। तो सभी हॉस्पिटल में लगभग आपको मार्टिनडेल मिल जाएंगे। क्लियर है। फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस, पीडीआर, ये फिजिशियन डेस्क रेफरेंस जो है स्पेशली तो फिजिशियंस के लिए होते हैं, लेकिन और भी जो है अलग अलग ड्रगिस्ट वगैरह लोग इसको यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें भी सेम ड्रग का इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है, और उसका साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी, हर चीज इसमें मेंशन रहता है। फिर आता है हमारा अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवेल्युएशन। ये भी हमारा क्या है, अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवेल्युएशन। इससे सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन है, इससे भी हमको पता चलता है कि कौन कौन से सोर्स है ड्रग होते हैं। टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ लो, उसमें तो क्लियरली, आप जैसे फार्माकोलॉजी का बुक पढ़ रहे हो, अभी आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, ये क्या आपका टेक्स्ट बुक है, इसमें आपको ड्रग का रिलेटेड हर एक जानकारी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। फिर जर्नल्स आते हैं, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जर्नल्स है, ठीक है। तो जर्नल्स ऑफ फार्माकोलॉजी आपको क्या बताते हैं कि ये जर्नल्स में मेंशन रहता है नए नए जो ड्रग डिस्कवर हो रहे हैं, उस ड्रग का क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या यूज है, तो इसके बारे में आप जर्नल्स में क्लियरली पढ़ सकते हो। बहुत सारे ड्रग बुलेटिन आते हैं, है ना। आप देखो आज तक या न्यूज चैनल देखते हो, उसमें रहता है, ठीक है, न्यूज बुलेटिन 100। उसी तरह ड्रग बुलेटिन भी आते हैं, जिसमें आपको ड्रग नए नए जो रिसर्चेज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आराम से बैठे हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे चीजों पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो केमिकल्स, उनको कुछ तो केमिकल्स मिला होगा जो थोड़ा इफेक्टिव हो रहा होगा, तो उसके बारे में ड्रग बुलेटिन में बताया गया। फिर आता है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है सर, डाटाबेस जो है हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक से बनाया गया, जिसमें माइक्रोमेडिक्स, मेडलाइन और कोक्रेन लाइब्रेरी आते हैं। इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हो, जो आप भी नया नया ड्रग डिस्कवरी हो रहा है, ये डाटाबेस के अंदर आप पढ़ सकते हो। क्लियर है। अब बात आती है ड्रग नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर की बात आती है तो सभी जानते हैं, नामकरण की बात कर रहे हैं हम। कोई नया ड्रग मिला हमको, कोई केमिकल मिला, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, नया नामकरण करेंगे। अब बात आती है कि नामकरण तो आप कर लोगे, लेकिन किसके बेसिस पे नामकरण करोगे। तो पहला है हमारा, पहला अप्रूव्ड ऑफिशियल और जेनरिक नेम।
पहला जो होता है ना अप्रूव्ड नेम, जो हमारा जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, जो खोज किया है सोर्स के बेसिस पे और जो खोज किया है मेनली उसके बेसिस पे जो है अप्रूव्ड ऑफिशियल और फिर जेनरिक नेम, इसको नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं, ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इट इज अ नेम एक्सेप्टेड बाय कंपिटेंट साइंटिफिक बॉडी। ये जो है जो नेम जो है इसका जो अप्रूव नेम है ये पूरा साइंटिफिक बॉडी सबके द्वारा ये यूज होगा। इसका यूनाइटेड स्टेट एडेप्टर यूएसएएन कंपनी जो है इसका नोमेनक्लेचर करती है। इसके यूएसएएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट एडेप्टेड नेम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एडेप्टेड नेम। ये रिटेन इन आईपी बीपी यूएसपी, ठीक है, ये सब में रिटेन रहता है। जैसे पैरासीटामोल ले तो पैरासीटामोल आप जो लेते हो, जैसे डोलो 620 डोलो 650 आता है, उसमें क्या रहता है? पैरासीटामोल रहता है। ये अप्रूव नेम है, ठीक है, ये क्या है? ऑफिशियल नेम है, ये जेनेरिक नेम है। फिर आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या हो गया? देखिए जैसे मैंने बात किया अभी डोलो 650, ठीक है, तो डोलो क्या हो गया? एक ब्रांड नेम हो गया। डोलो के जगह और भी टाइलेनॉल से आता है, ठीक है, कैल्पोल, ये सब जो अलग अलग ब्रांड जो है अपने अपने कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपने ब्रांड के बेसिस पे क्या करते हैं? इसको चिपकाकर बेच सकते हैं मार्केट में। तीसरा हमारा केमिकल नेम। केमिकल नेम से आपको क्या जिक्र होता है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मींस इंडिया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ध्यान देना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो जैसे आप अगर पैरासीटामोल को जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेसिस पे करो तो क्या आएगा उसका नाम? एन एसिटाइल पारा अमीनोफेनॉल। एन एसिटाइल पारा अमीनोफेनॉल इसका नोमेनक्लेचर होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए आपने जो है कभी न कभी बहुत सारे ड्रग्स तो खाए होंगे, दवा लिया होगा आपने, कोई ड्रग आप डायरेक्ट नजर लिए होगे, ठीक है, नोज से लिए होगे, या फिर कोई ओरल लिए होगे, या फिर आपने कभी इंजेक्शन लगाया होगा, आपने क्रीम लगाया होगा, ऑइंटमेंट्स लगाया होगा, ठीक है। जनरली जो है सब लोग जो है कभी ना कभी तो ये यूज किए होंगे। तो क्या ऐसा क्यों जरूरी पड़ा कि जो हमारा रूट है, जो हम ड्रग ले रहे हैं उसको अलग अलग तरह से ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हो सकता था ना कि हम जो ड्रग है उसको हम टैबलेट फॉर्म में, सब ड्रग को टैबलेट फॉर्म में लगाकर हम आराम से ले सकते थे। लेकिन ऐसा जरूरत क्यों पड़ा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की? तो बात आती है कि चूज ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग, जो हम ड्रग ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, गिवन सिचुएशन में डिपेंड करता है, किसके बेसिस पे? ड्रग के बेसिस पे और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। एक ड्रग के बेसिस पे, जैसे कोई भी ड्रग है तो हो सकता है एक ड्रग जो है बहुत ही कड़वा लग रहा है हमको, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ओरल रूट से ले सकते हैं क्या? आराम से माउथ से ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम? या तो आईवी रूट से दे देंगे या फिर क्या करते हैं अपना एनाल रीजन से देते हैं। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स कौन कौन सा, और कौन पेशेंट फैक्टर रिलेटेड होता है, जैसे कौन कौन सा फैक्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला था हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग कहने का मतलब है कि सारे ड्रग जो हैं अपना अलग अलग नेचर शो करते हैं, अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कोई ड्रग बहुत ज्यादा जो है जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाए, जल्दी से क्या हो जाए? डिसइंटीग्रेट हो जाए, जो कि हमको नहीं चाहिए। जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाए तो ऐसा ड्रग भी नहीं चाहिए। अगर मोड ऑफ एक्शन दिया नहीं, मतलब जो जिसके लिए हम दवा खाए हैं वो बीमारी को ठीक किया नहीं और मेटाबोलाइज हो गया और बॉडी से निकल गया, तो इसलिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग को ध्यान में रखते हुए हम ड्रग को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करते हैं। दूसरा आता है इमरजेंसी और रूटीन यूज। कहने का मतलब है कि सपोज दैट अभी अभी किसी भी एक पेशेंट का क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, आप उसको कह लो कि लो एक दवा खा लो, टैबलेट दे दोगा, उसको कहोगे कि आप 1 घंटे के बाद ठीक हो जाओगे। तो ये इमरजेंसी कंडीशन, उसका एक्सीडेंट हुआ है, इतना सारा ब्लड आ रहा है, आप उसको टैबलेट देके 1 घंटे बाद ठीक करने वाले हो, ये पॉसिबल है? तो आप क्या कर सकते हो? वहां पे ओरल रूट से नहीं दे सकते हो, आप क्या करोगे? उसको जल्दी से आईवी रूट दोगे, इंट्रावेनस में, मतलब उसको इंजेक्शन दोगे, तब वो जाकर क्या होगा? जल्दी से साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। क्लियर है? फिर आता है कंडीशन ऑफ पेशेंट। सपोज एक कोई पेशेंट है जिसको डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग कर रहा है, जो चीज खा रहा है वो बाहर से वॉमिटिंग कर दे रहा है, तो क्या करेगा? आप उसको ड्रग दोगे क्या? ड्रग नहीं दोगे। या फिर किसी को डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, तो आप उसको रेक्टल रूट से ड्रग दोगे क्या? रेक्टल रूट से ड्रग नहीं दोगे। तो इसलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो कंडीशन वो पेशेंट पे डिपेंड किया कि नहीं। सपोज है कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कोई होश नहीं, आराम से पड़ा हुआ है, आप उसको कह दो कि लो भाई ये दवा खा लो, एक टैबलेट देते हैं, ले लो, लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। उसको क्या करना है? हमको आईवी रूट से देना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब आता है हमारा एज ऑफ पेशेंट। एज ऑफ पेशेंट कहने का मतलब है सपोज दैट कोई नया अभी न्यूबॉर्न बेबी है, आप उसको क्या करोगे? एक टैबलेट दोगे,
टैबलेट देखो मुंह में, फिर उसको बोलोगे कि लो टैबलेट खा लो, बच्चे को आराम से सहलाकर खिलाओगे तो खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। तो इसीलिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंशन या सिरप के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके उसको जबरदस्ती पकड़ के उसको देना पड़ेगा, है ना। और इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हम ड्रग ले रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में देखेंगे, लेकिन अभी बस आप लोग इतना जान लो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि जो हम ड्रग लिए, ठीक है, जो हम ड्रग लिए वो लीवर में जाकर मेटाबोलाइज जो हो रहा है, उसके बाद हमारा ब्लड में जा रहा है। तो जो जैसे 100 mg लिए, देखिए 100 mg ड्रग लिए, क्लियर ध्यान देना आपको यहाँ पे, 100 mg कोई ड्रग लिए, 100 mg ड्रग लिए और मेरा जो कितना 20 mg मेटाबोलाइज हो गया, तो ब्लड में कितना जाएगा हमारा 80 mg जाएगा, 80 mg जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी हो गया और 20 mg हमारा फर्स्ट पास में मेटाबोलाइज हो गया। ठीक है, बस आपको अभी इतना जान लेना है। तो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट, जितना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उतना क्या करेगा, साइट ऑफ एक्शन पे कम जाएगा। सपोज यहाँ पे हम 100 mg लिए हैं और 20 mg मेरा क्या हुआ, फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो गया। अब यहीं पे कभी कभी ड्रग का क्या होगा, अगर 60 mg अगर मेटाबोलाइज हो जाए तो हम ये ड्रग लेंगे क्या, ओरल रूट से। सपोज मैंने कोई ओरल रूट से ड्रग लिया, 100 mg का ड्रग लिया ओरल रूट से और 60 mg मेटाबोलाइज हो गया, तो कितना बचा, 40 mg बचा। तो हम ऐसा ड्रग क्यों लेके, मेरा 60 mg मेटाबोलाइज हो जा रहा है। तो इसीलिए ओरल रूट से हम ना लेके क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट आईवी से भी दे सकते हैं, ताकि 100% हमारा क्या हो, बायो अवेलेबिलिटी हो या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो ही ना। क्लियर है। अब हम आते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ देखें हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। अब आते हैं रूट क्या क्या है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। अब आप देख सकते हो क्लियरली इस एक डायग्राम में लिखा हुआ है। आप जो है एक इनहेलेशनल ले रहे हो, मीन्स कहीं ना कहीं आप ठीक है नाक से ले रहे हो, फिर ओरल रूट से ले रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट माउथ में प्लेस कर रहे हो। ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल मतलब स्किन है, स्किन के ऊपर वाले एक ब्लेब में, ठीक है, ऊपर वाला ट्रांसडर्मल मीन्स डर्मिस के आगे वाले लेयर में देते हो, ठीक है, इपिडर्मिस डर्मिस होता है ना, इसके आगे वाला लेयर में क्या करते हो आप देते हो। इंट्रामस्कुलर मसल्स में दे रहे हो। टॉपिकल, टॉपिकल समझ रहे हो, ऊपर में जो आप लोशन लगाते हो, ठीक है, लोशन जो लगाते हो, क्रीम वगैरह जो लगाते हो, टॉपिकल हो गया। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस क्या होगा ना, डायरेक्ट वेन में, मींस कहीं ना कहीं इंजेक्शन का यूज हो रहा है। या फिर रेक्टल रूट, ठीक है, रेक्टल रूट मतलब रेक्टम से क्या करते हो आप, प्लेस करते हो, एक ड्रग को प्लेस करते हो। तो अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इमेज में, क्या ये ट्रांसडर्मल पैचेज है। जैसे निकोटीन होता है, निकोटीन क्या होता है, नशा मुक्ति केंद्र में आप जाते हो तो क्या करता है, निकोटीन का पैच चिपका देता है। तो क्या होता है उसमें से छोटा 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 थोड़ा थोड़ा क्या करता है, ड्रग रिलीज करता है। वहां से क्या होगा, ड्रग रिलीज करेगा। ड्रग रिलीज करने के बाद फिर क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा और हमारा थोड़ा सा ड्रग से आजादी मिलने लगेगा, हम दूर भागने लगेंगे। क्लियर है। अब बात यहाँ आ रहा है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय वेरियस रूट, ड्रग जो है बहुत सारे रूट से क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेड हो रहा है। मतलब कहना है कि एडमिनिस्ट्रेट तो हो रहा है, ठीक है। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय भी लोकल रूट हो सकता है और सिस्टेमिक रूट हो सकता है। देखिए मेनली जो है दो चीज में इसको क्या किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया है। एक आता है हमारा लोकल रूट, दूसरा सिस्टेमिक रूट। अब लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट क्या होता है, तो लोकल रूट कहने का मतलब है कि ड्रग जो एडमिनिस्टर हो रहा है साइट ऑफ लेसन, मीन्स हमको जहां पे जख्म हुआ वहां मरहम लगाएंगे, जहां जख्म वहां मरहम, उसको हम लोग लोकल कहेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरे को खुजली हो रहा है तो हम कहीं और क्यों, यहाँ पे क्यों लोशन लगाएंगे, हम यहीं पे लोशन लगाएंगे ना, बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, हमारा लोकल रूट हुआ। अब सिस्टेमिक कहने का मतलब है कि ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सिस्टेमिक रूट इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन। अब ये कहना चाहता है कि सिस्टेमिक है मतलब कहीं ना कहीं इसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब हम जो ड्रग दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होकर या कैसे भी क्या हो रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है। और अगर ब्लड में जा रहा है तो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा बॉडी में क्या करेगा, वो जो हमारा ड्रग है वो सर्कुलेट करेगा और चारों तरफ फैल जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। क्या करेगा, एक्शन शो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे रूट जो है वो जो है टू पार्ट में डिवाइड तो किया गया, लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट। अब देखिए लोकल रूट, सिस्टेमिक रूट, और सिस्टेमिक में भी दो पार्ट है। कौन है, हमारा इटरनल और पेरेंट्रल। इटरनल और पेरेंट्रल कहने का मतलब है, इटरनल क्या है हमारा, ये बस समझने के लिए है कि इटरनल में क्या होगा, हमारा इंजेक्शन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। मतलब हम इसमें इंजेक्शन का यूज नहीं करेंगे, सुई का यूज नहीं करेंगे, जबकि पेरेंट्रल में हम इंजेक्शन का यूज करेंगे। और लोकल तो आप समझ रहे हो, जहां जख्म वहां मरहम, लोकली बस ऐड कर दो कुछ। अब बात आती है लोकल रूट। पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, लोकल रूट को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिकल।
टॉपिकल देख सकते हो आप। देखिए लोकल रूट कहने का मतलब वैसा रूट कैन बी यूज फॉर लोकलाइजेशन एट एसेसिबल साइट। ये कहना चाहता है कि जहां जख्म वहां मरहम, यहाँ पे मेरे को चोट लगी है तो मैं यहाँ पे मरहम लगाऊंगा, ये लोकल रूट हुआ। लोकल आप समझ रहे हो ना, लोकल जहां हुआ वहीं पे लोकली आप ऐड कर दो। तो लोकल का पहला हम आता होता है टॉपिकल। टॉपिकल मतलब स्किन के रीजन पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के रीजन पे, जैसे माउथ हो गया हमारा, फेरिंग्स हो गया, आई, ईयर, नोज, ये सब जो है हमारे लोकल टॉपिकल रीजन में आते हैं। जैसे आप स्किन पे, मैंने बताया आपको, अगर आपको खुजली हो रही है तो आप यहाँ पे स्किन पे लगा लो तो टॉपिकल रीजन हो गया। या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ पे लगा लो, आई, ईयर, नोज, आई ड्रॉप डालते हो आप लोग, नोज, ठीक है, जीआईटी हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, वेजाइना हो गया, ये सब क्या हुआ हमारा, ये सब टॉपिकल रीजन में आएंगे। अब आती है सेकेंड हमारा डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू क्या होगा? डीपर टिश्यू कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि हम डीप अंदर टिश्यू में डाल रहे हैं। तो अब टिश्यू में डाल रहे हैं तो कहां कहां डालेंगे भाई? तो पहला जो आता है हमारा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। ये कहना चाहता है कि इंजेक्शन इन ज्वाइंट्स, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। देखिए यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शन जो है कहां पे हमारा, इंजेक्शन इनटू द ज्वाइंट्स। मतलब हमारा जो ज्वाइंट्स है, सपोज ये मेरा क्या है, पिवट ज्वाइंट है, ये जो है हमारा केहनी वाला, ये क्या है, पिवट ज्वाइंट है। तो यहाँ पे हम इंजेक्शन डालेंगे, है ना, यहाँ पे हम इंजेक्शन डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्शन डालेंगे तो क्या हुआ, लोकल रूट हुआ कि नहीं? समझ पा रहे हो? आप तो बोले थे इंजेक्शन का यूज नहीं करेंगे, तो फिर लोकल रूट कैसे हुआ? देखिए ध्यान से, डीपर टिश्यू कहने का मतलब है कि टिश्यू के अंदर डालेंगे। तो हो सकता है आप इंजेक्शन से डालो या कुछ से डालो, लेकिन आप ज्वाइंट में इंजेक्शन दे रहे हो, यहाँ पे ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने बताया था कि लोकल में ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इंजेक्शन आप यूज कर सकते हो लेकिन उसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर आप ज्वाइंट्स में दे रहे हो तो कहां जा रहा है, फ्लूइड में जा रहा है। कहां जा रहा है? साइनोवियल फ्लूइड में जा रहा है, साइनोवियल फ्लूइड में जा रहा है, ठीक है, ब्लड में नहीं जा रहा। अब आता है इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन, इंजेक्शन इनटू आर्टरी। अब ये क्या बात हो गई, आर्टरी में इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो ये लोकली ऐड हुआ कि नहीं? सपोज दैट अगर मेरे को यहाँ पे आर्टरी में, यहाँ पे मेरे को क्या हुआ है, थोड़ा सा इडिमा हो गया, कुछ इडिमा हो गया, यहाँ वाला आर्टरी में मेरा इडिमा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्शन लेंगे यहाँ पे आर्टरी को ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम इंजेक्शन कहीं और यहाँ पे ले लिए, दूसरे साइड में ले लिए, कहीं भी बैक साइड में ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को यहाँ इडिमा हुआ तो हम लोकली यहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्शन लेंगे, इडिमा को क्या करेगा, ठीक कर देगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरा सर्कुलेशन को ठीक कर देगा, वापस से पहले जैसा कर देगा। तो क्या हुआ, हमारा लोकली लिए, तो इसलिए इंट्रा आर्टरियल, आर्टरीज में लिए हैं इसीलिए इंट्रा आर्टरियल, और लोकली लिए हैं, यहाँ पे इडिमा हुआ तो यहीं पे आर्टरीज में लिए हैं। क्लियर है? अब आता है इंट्राथिकल इंजेक्शन इनटू सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में अगर हम इंजेक्शन लेते हैं तो ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है क्या? इसमें हम ब्लड में तो इंजेक्शन दे नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, यह लोकली एक्ट करेगा। जैसे लिडोकेन हो गया, लिडोकेन क्या करता है, एक ड्रग है जो कि इंजेक्शन देते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। रेट्रोबल्बर इंजेक्शन, रेट्रोबल्बर आप समझ रहे हो, इंजेक्शन बिहाइंड द आई बॉल, मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा आई बॉल है इसके इस साइड में क्या करेंगे, इस साइड में हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, रेट्रोबल्बर इंजेक्शन कहेंगे। हाइड्रोकोर्टिसोन इसका एग्जांपल है जो हमारा रेट्रोबल्बर इंजेक्शन में लेते हैं। फिर आता है हमारा सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बात हुई, सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? सिस्टेमिक रूट कहने का मतलब है कि जो हमारा ड्रग है वो कहीं ना कहीं सिस्टेमिक में जा रहा है, मतलब हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है और पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो पहला क्या होता है हमारा, ओरल रूट। ओरल रूट समझ रहे आप, माउथ से कोई ड्रग लेना, ये मोस्ट कॉमन है और एक्सेप्टेबल है। मतलब कहने का मतलब है अगर आप कोई ऐसा सिचुएशन में फंस जाओ जहां आपके पास ना डॉक्टर है, ना फार्मासिस्ट है, ना कुछ है, तो आप क्या करोगे, आप आराम से क्या कर सकते हो, ड्रग अपने आप से ले सकते हो। आप जहाँ पे इंजेक्शन खुद से तो ले नहीं सकते हो, तो वहां पे क्या लोगे आप, वहां पे आप लोगे टैबलेट। ओरल रूट से क्या लोगे, टैबलेट या कैप्सूल लोगे। तो क्या वो मोस्ट कॉमन है कि नहीं और एक्सेप्टेबल है? आप ज्यादातर घरों में देखते हो क्या रहता है, टैबलेट ही तो खाते हैं लोग, ज्यादा इंजेक्शन थोड़ी ना लेते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन है और एक्सेप्टेबल भी है, सेफ भी है, आसानी से यूज भी इसको हम कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है मैक्सिमम फर्स्ट पास हाई मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कहने का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि मैंने सपोज 100 mg ओरल रूट से कोई ड्रग लिया और क्या हुआ, इसका 60 mg क्या हुआ, 60 mg हमारा मेटाबोलाइज हो गया, फर्स्ट पास में मेटाबोलाइज होगा, तो पहुंचेगा कितना ब्लड में, 40 mg पहुंचेगा और यही एक्शन देगा। तो हमको ऐसा चाहिए क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका मैक्सिमम फर्स्ट हाई पास मेटाबॉलिज्म होगा। और ओरल रूट से और इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, कि डिसएडवांटेज ये है कि ये अनपैलेटेबल ड्रग के लिए हम यूज नहीं करते हैं। अनपैलेटेबल ड्रग जैसे पाराल्डिहाइड हो गया, मतलब जिसको हम च्विंग नहीं कर सकते। अनपैलेटेबल मतलब जो जो बहुत ज्यादा क्या करो, बहुत इरिटेंट हो,
ठीक है ना, अनपैलेटेबल, जिसको चबा के हम लोग नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट कोई कोई ड्रग होता है ना जिसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लें, लेकिन ये अनपैलेटेबल ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है। और किसके लिए नहीं है, इरिटेबल ड्रग, जैसे इमेटिन हो गया। इमेटिन क्या कराता है, वोमिटिंग करवाता है, क्योंकि कड़वा, बहुत कड़वा होता है। ठीक है, तो इरिटेबल ड्रग के लिए यूजफुल है। आप ड्रग लिए और आपको वोमिटिंग हो गया, तो ऐसा ड्रग हम क्यों चाहिए, नहीं चाहिए ना, बिल्कुल। तो ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि पेनिसिलिन और इंसुलिन हो गया। कोई ऐसा ड्रग लिए जो कि डाइजेस्टिव जूस में हम, ठीक है, ओरल रूट से लिए और पेट में गया, और डाइजेस्टिव जूस तो है वहां पे HCl, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका एक्शन, इसका एक्टिविटी खत्म कर देगा। तो ऐसा ड्रग भी हमको नहीं चाहिए। तो इसकी ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है। ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग जो है जिसका ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको भी नहीं लेते हैं अपने ओरल रूट से। या फिर वैसा ड्रग जो कि ओरली एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, ओरली एब्जॉर्ब, मुंह में लिया एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ऐसा ड्रग को क्या करते हैं, हम नहीं लेते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हो, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया। सेकंड आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल आप सभी अवेयर हो, सबलिंगुअल कहने का मतलब क्या हुआ, सबलिंगुअल कहने का मतलब है कि अंडर द टंग, मतलब आप जीभ उठाओ ऊपर में, उसके नीचे क्या करो, ड्रग लग दो, तो इसको सबलिंगुअल कहते हैं। या बक्कल, बिलो चिक्स एंड गम्स, यहाँ पे भी आप, जैसे लोग क्या नहीं, खैनी चैनी जो दबाते हैं यहाँ पे, वहां पे भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि लीवर बाईपास होगा। तो लीवर बाईपास होगा तो क्या होगा, अगर लीवर बाईपास होगा मतलब लीवर में अगर यहाँ पे रख रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ से क्या करेगा, ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके बॉडी में। लीवर यहाँ पे बाईपास हो गया मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो लीवर में जा नहीं रहा है, हम यहाँ पे जीभ के नीचे ड्रग रखें और डायरेक्ट वहीं से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जा रहा है। ब्लड में चला जा रहा है तो क्या हुआ, लीवर बाईपास हुआ कि नहीं, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका नहीं हुआ। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो ड्रग का इफिशियंसी 100% रहेगा, ड्रग जो है अच्छा से काम कर सकता है। ठीक है, नॉन इरिटेटिंग एंड लिविंग सॉल्युबल ड्रग, और इसका लेकिन एक ही ऐसी डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम हाइड्रोफिलिक ड्रग को नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है, जो हमारा सेल, जैसे जीभ के अंदर रखेंगे तो कैसा होगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, तभी ना आराम से क्या होगा, उसमें डिजोल्व हो जाएगा और आसानी से क्या करेगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग देंगे तो क्या पास करेगा, क्या क्रॉस नहीं करेगा, हमारे ये सब मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको हाइड्रोफिलिक ड्रग को नहीं दे सकते हैं सबलिंगुअल रूट से। सेकंड आता, थर्ड आता हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय इनेमा और सपोजिटरी। जैसे आप रेक्टम रीजन में कोई भी ड्रग करते हो, आप रेक्टम रखते हो। आप जैसे छोटे बच्चों का क्या होता है ना, छोटे बच्चों को आप पैरासीटामोल क्या करते हो, टैबलेट तो दे नहीं सकते, लेकिन क्या करते हो, उनको रेक्टल रीजन में कभी कभी जो है पैरासीटामोल का टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, रेक्टल रीजन में एज ए सपोजिटरी या इनिमाज के रूप में उनको रेक्टल रीजन में रखा जाता है ताकि उनका फीवर कम हो जाए। यही इसका रेक्टल रीजन का जो है एडवांटेज है। ठीक है, फिर आता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग जो है अप्लाई करेंगे। जैसे क्यूटेनियस जो है यहाँ पे जो है हमारा पैचेज के फॉर्म में, ट्रांसडर्मल पैच, जैसे फेंटाइलाइन या निकोटीन आप सभी जानते हो, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। क्या करते हैं यहाँ पे अंदर जो है पैच क्या करते हैं यहाँ पे चिपका देते हैं, उसी से क्या करता है, धीरे 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 हमारा ड्रग रिलीज करता है ड्रग क्या करेगा, रिलीज करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। फिर आता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस में क्या होता है, मैंने बताया जो हाईली लिपिड सोलुबल, और हमारा पैचेस भी किसके फॉर्म में देंगे, जो लिपिड सोलुबल ड्रग होगा उसी के लिए हम अपने पैचेस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाइड्रोफिलिक को अगर यहाँ पे रख देंगे ना तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारा इसके अंदर सेल है, सेल क्या से बने हैं, मैं सभी जानते हैं कि सेल का जो मेम्ब्रेन है और फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर से मिलकर बना है। क्लियर है, बिल्कुल। फेंटानिल, निकोटीन, हायोसिन। इनहेलेशनल क्या हुआ, इनहेलेशनल जो है एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्वेलाई। इनहेलेशनल मतलब जो एब्जॉर्प्शन है कहां से होगा, एल्वेलाई से होगा। एल्वेलाई मतलब लंग्स से कहीं ना कहीं आप इनहेलेशनल क्या करोगे, लोगे, मतलब आप माउथ से, ओरल रूट से क्या करोगे, देखते होगे एक आता है जो पंप टाइप का जो आता है हमारा, जो अस्थमा पेशेंट को दिया जाता है, वो इनहेल, जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स भी देते हैं लेकिन इनहेलेशनल देते हैं उनको। क्लियर है। अब आता है इंट्रानजल। इंट्रानजल क्या होता है, इंट्रानजल जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एब्जॉर्ब मैनी ड्रग। इंट्रानजल कहने का मतलब है कि हम नोज से किसी भी ड्रग को क्या कर रहे हैं, नोज से दे रहे हैं। अगर नोज से दिए तो क्या हुआ, हमारा जो ड्रग है नोज के अंदर क्या है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वहां से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या करता है, उसको भेज देता है। जैसे GnRH एगोनिस्ट हो गया, कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रेसिन हो गया ये सब इंट्रानजल के एग्जाम्पल हो गए हमारे।
अब बात आती है किनकी, पेरेंट्रल की। पेरेंट्रल आप सभी जान रहे हो क्या, हम पेरेंट्रल ड्रग जो कि हम इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन अप्लाई कर। तो पेरेंट्रल ड्रग को क्या करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्वालिटी नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो वहां पे ज्वाइन करना ना भूले। वहां आपको हर एक अपडेट और जीपेट वन लाइनर्स और बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।